हेलो दोस्तों, तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में 75 नंबर क्वेश्चन तक देखा था। तो इसी वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जो कि 150 क्वेश्चन है पूरे यूपी पीसीएस के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो आपने अभी नहीं देखी है तो उसको भी पहले जाके उसको देख लीजिए। 75 क्वेश्चन उसमें टोटल मैंने कराए हैं। अब इसके बाद हम लोग 76वां नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि 76 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो ये मिट्टी नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित है। इन मृदाओं में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। उपर्युक्त वक्तव्य किस मृदा से संबंधित है? तो यह जलोढ़ मिट्टी, जो कि जलोढ़ मृदा है, इसी से संबंधित है। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन इसका ए ऑप्शन सही होगा 76 नंबर क्वेश्चन का। अब देख लेते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिसका नाम फोर्ब्स की सूची में सबसे अधिक फीस लेने वाली विश्व की 25 शीर्ष महिला खिलाड़ियों में शामिल हुआ है। तो 77वां नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है पीवी सिंधु, जो कि पहला ऑप्शन सही है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 78वां नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है 13वां स्थान, जो कि सी ऑप्शन सही है। अब है 79 नंबर क्वेश्चन। टाइम्स पत्रिका ने 2023 की विश्व के महानतम स्थानों की सूची में किन भारतीय स्थानों को शामिल किया है? तो लद्दाख और मयूरभंज, जो कि मयूरभंज उड़ीसा का स्थान है, यह शामिल किया गया है। 79वां नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी सही है। अब है 80 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जारी हालिया जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक हथियार आयातक देश है। तो यह 80 नंबर क्वेश्चन है, जो कि भारत है। तो भारत में सबसे अधिक आयात किया जाता है हथियार का, किया जा रहा है इसी रिपोर्ट के अनुसार। अब 81वां नंबर क्वेश्चन है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हाल ही में किसे 32वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? 32वां जो कि व्यास सम्मान है, वह किसे प्रदान किया गया है? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। तो 81 नंबर क्वेश्चन है। तो 81 नंबर क्वेश्चन, जो कि डी ज्ञान चतुर्वेदी हैं, इन्हीं को यह सम्मान प्रदान किया गया है। अब अगला देख लेते हैं 82वां नंबर क्वेश्चन की, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने आगरा एवं अवध में महालवाड़ी भू धारणा प्रणाली लागू की? तो इसका सही ऑप्शन सभी को पता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 83वां। द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी पुस्तक है? द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी पुस्तक है? तो यह है BH बेडेन पावेल की ये पुस्तक है। अब अगला देख लेते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 84 नंबर क्वेश्चन में, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता से है। अगला है बी, भारत विकासशील देशों के साथ साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली अपनाने वाला देश है। अगला है, यदि दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय में परिवर्तन होने की प्रबल संभावना होती है। और डी ऑप्शन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP में प्राथमिक क्षेत्र का अंश कम और तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, जो कि इसमें सी ऑप्शन है वो गलत है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी होगा। अब 85वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार भारत का शीर्ष प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा, मतलब किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी? तो वह है गोवा, जो कि बी ऑप्शन सही है। अब 86वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो जो कि प्रति व्यक्ति उत्पाद होता है, यही सबसे सर्वाधिक उपयुक्त माप माना जाता है।
अब अगला देख लेते हैं 87 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू सभी को पता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 88 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देख लेते हैं कि पीपुल्स प्लान M.N. रॉय, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण, गांधीवादी प्लान महात्मा गांधी, बॉम्बे प्लान अर्देशीर दलाल। तो इसका ऑप्शन है जो कि सी गांधीवादी प्लान, यह ऑप्शन महात्मा गांधी का नहीं था, तो यह गलत है। बाकी सभी तीनों ऑप्शन सही हैं। अब 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कारखाना की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नहीं की गई थी? ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं की गई थी ऑप्शन पूछा है। तो इसमें बोकारो इस्पात संयंत्र है जो इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नहीं की गई थी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 90 नंबर क्वेश्चन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी प्रथम अनुमान 1878 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। और अगला है दादा भाई नौरोजी द्वारा 1878 में 20 रुपये प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का आकलित की गई थी। तो इसमें दोनों ऑप्शन गलत है, तो इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब अगला 91 नंबर क्वेश्चन। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? मतलब निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है PC महालनोबिस, जो कि इसके अध्यक्ष थे। अब 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन लारेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? लारेंज वक्र मतलब मापा जाता है। तो 92 नंबर क्वेश्चन में है कि आय की जो विषमता होती है उसे लारेंज वक्र के रूप में मतलब मापा जाता है, उसकी सहायता से मापा जाता है। अगला है 93 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो इसका सही ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, सी ऑप्शन इसका सही है। अब देख लेते हैं 94वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे भी नहीं पूछा है। तो 94 नंबर क्वेश्चन का जो बहुत सफली योजना है यह इसका हिस्सा नहीं है, भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार डी ऑप्शन इसका गलत होगा। बाकी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिक सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, ये तीनों उसकी श्रेणी में आते हैं। अब अगला है 95 नंबर क्वेश्चन। आपको देखना है, इसमें 2 कूट दिए गए हैं और उनको मिलाना है। मैं आपको आंसर इसका बता देता हूँ कि जो इसमें पहला ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान, ये 2001 में शुरू किया गया था। तो इस प्रकार ए का ऑप्शन 3 में अगर मिलाते हैं, और साक्षात्कार मिशन भारत का जो मिशन है यह 2009 में अभी चालू किया गया था। तो इस प्रकार पहले का तीसरा देख लेते हैं, तो एक ही ऑप्शन से आपको मिल जाता है। तो 95 का ए ऑप्शन जो है वो सही है। अब 96 का देख लेते हैं। पहले बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसमें 96 नंबर क्वेश्चन है कि पहले बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 3 नवंबर को। ध्यान रखिएगा 3 नवंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। अब 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? देखिए यहाँ पे मांग की बात की जा रही है, तो इसमें जो कि पूना सार्वजनिक सभा है उसी में यह याचिका प्रस्तुत करते हुए मांग की गई थी। तो इस प्रकार डी ऑप्शन 97 का सही होगा। अब 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो 98 नंबर का इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक जो कि सभी को पता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अब अगला देख लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो इनको 1874 में, जो कि ये ऑप्शन सही है, उसी समय हटाया गया था। अब 100वां क्वेश्चन है कि किसने कहा था
कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो लॉर्ड जो सिंटो लिखा है यहीं इसी में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, यह लॉर्ड मिंटो है। तो लॉर्ड मिंटो का यह कथन था। तो इस प्रकार बी ऑप्शन इसका सही। नहीं, एक सेकंड, ये कथन सी कर्जन का है, जो कि कर्जन की यह इच्छा थी कि वह, उसको एक पुस्तक में अभी लेख मिलता है कि कर्जन कहता है कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मैं इसको अंतिम कंधा देने की इच्छा रखता हूँ। तो इस प्रकार लॉर्ड कर्जन, जो कि मुझसे गलती हुई, इसके लिए क्या बोलते हैं कि सी ऑप्शन इसका सही है। तो 100वां का सी। अब 101 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बी, कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष वेडरबर्न थे। और सी, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थीं। डी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं। तो इसमें से जो कि बी ऑप्शन है, कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष वेडरबर्न थे, ये ऑप्शन गलत है। अब अगला है 102 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी महाधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं की थी पूछा है। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक, जो कि उन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी किसी भी अधिवेशन की। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 103 नंबर। अध्यक्षीय संबोधन, अध्यक्षीय जो कि संबोधन की बात की जा रही है, के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, मतलब कौन से ऐसे नेता थे रोमन लिपि के लिए वो कहते हैं कि रोमन लिपि को अपनाया जाना चाहिए, उसकी वकालत किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। अब अगला है 104 नंबर क्वेश्चन कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक, सभी को पता है। अब 105 नंबर क्वेश्चन है। भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो इसका सभी को ऑप्शन पता है, महात्मा गांधी हैं 5। तो इसमें जो कि डी ऑप्शन है वह सही है। तो 106 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? मतलब इसमें से कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता विजय राघव चेरियार ने की थी? 106 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन बी, जो कि नागपुर अधिवेशन है, इसका 1920 में हुआ था, उसी का विजय राघव चेरियार ने, सी विजय राघव चेरियार ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था? तो यह क्या बोलते हैं कि 1911 का कलकत्ता अधिवेशन था। इस प्रकार बी ऑप्शन इसका 107 का सही है। अब देख लेते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें 1908 में 6 वर्षों के लिए कारागार की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उदार उग्रवादी नेता को सुनाई गई थी? तो इसमें है बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए कारागार सुनाया गया था। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो इनमें से किसी ने नहीं की थी, लाला लाजपत राय, न भगत सिंह, न विपिन चंद्रपाल। तो इस प्रकार डी ऑप्शन सही है। अब अगला है 110। तो निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था, मतलब स्वशासन के लिए बल दिया था? 110 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें दादा भाई नौरोजी ने इस पर बहुत ही बल दिया था। अब अगला 111 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो मैजिनी को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, मैजिनी। अब 112 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 112 नंबर क्वेश्चन में कांग्रेस के किस अधिवेशन में उसका गरम दल और नरम दल के रूप में विभाजन हो गया? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। अब 13वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उसके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था?
तो यह इसका ऑप्शन डी सैयद अहमद, सर सैयद अहमद के द्वारा यह कथन कहा गया था। अब अगला है 114वां नंबर क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप जो कि 2022 में गोल्डन बूट पुरस्कार किसे दिया गया था। तो आप सभी को पता है, जो कि फ्रांस के प्लेयर हैं किलियन एम्बापे, उन्हीं को यह गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया था। अब 115 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्ष 2026 में 23वें फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अभी पता है जो आपको कतर में हुआ था, तो अब ये भी आ सकता है कि 23वां फीफा विश्व कप का आयोजन जो 2026 में होने वाला है, यह कहाँ पे होगा। तो ब्राज़ील में इसका आयोजन किया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब अगला है, तो इस प्रकार इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब 116 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है, मतलब किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छता की दृष्टि से। तो इसमें तिरुपति, सी ऑप्शन इसका सही है। अब अगला देख लेते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक महाशक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त है। तो इसमें उर्सुला वान डेर लियोने को यह इसमें सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त है। अब जो है 118वां नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविता के संबंध में कौन सा गलत कथन है। तो रेडियो एक्टिविता परमाणु नाभिक का गुण है। रेडियो एक्टिव तत्वों के नाभिक अस्थायी होते हैं। सी इसमें स्वतः विघटन का गुण होता है। और डी परमाणु नाभिक से संबंधित किरणें उत्सर्जित होती हैं। तो 118 का बी ऑप्शन जो कि रेडियो एक्टिव तत्व नाभिक अस्थायी होते हैं, यह गलत है। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। तो 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आपको यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज बतानी है कि किसने की थी। तो चैडविक ने की थी। इसका एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि ईट पर नाचे। तो तो ई से इलेक्ट्रॉन और ट से जे टॉमसन। तो ऐसे ही पर प्रोटॉन और रदरफोर्ड। ना चे तो चैडविक और न से न्यूट्रॉन। तो ईट पर नाचे, ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं याद रखने के लिए आसानी से। अब 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कैलामाइन किसका अयस्क है। कैलामाइन किसका अयस्क है। तो यह जिंक का अयस्क है। अब अगला 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण हेतु किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ में किस बहुलक को प्रयोग किया जाता है। तो केवलर बहुलक का प्रयोग किया जाता है। अब 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछा है। तो 122 नंबर में तो इसमें आप सभी को एसिटिक अम्ल जो दिख रहा है, सी ऑप्शन दही, यह ऑप्शन गलत है। बाकी एस्कार्बिक अम्ल नींबू में, माल्टोस माल्ट में और टारटरिक अम्ल इमली में, ये सभी सही है। एसिटिक अम्ल दही, ये ऑप्शन गलत है। अब 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आयोडीकृत लवण में नहीं रहता है। तो इसका ऑप्शन सी कैल्शियम आयोडाइड, यह ऑप्शन सही है। अब अगला देख लेते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। वासेनार ऑरेंजनेट के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि वियना में आयोजित वासेनार अरेंजमेंट की 28वीं वार्षिक बैठक के दौरान आयरलैंड द्वारा भारत को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई थी। बी ऑप्शन है 1 जनवरी 2023 को औपचारिक रूप से वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए ग्रहण करेगा। तो इसमें पूछा क्या है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है यही सही है, बाकी सभी इसके ऑप्शंस गलत हैं। अब देख लेते हैं 125 नंबर क्वेश्चन कि हिमालय में पाई जाने वाली किन औषधीय पौधों की प्रजातियों को IUCN की लाल सूची या जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है, उसमें किसको शामिल किया गया है हिमालय में पाई जाने वाली जो कि विशेष रूप से औषधि है। तो इसमें है
कि देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो डेक्टालेरिया हर्टाइगिरिया ये ऑप्शन सही है। फ्रीटिलारिया सीरोसा ये भी सही है। मेजोट्रोपिस पेलिटा ये भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही है। तो 125 का डी ऑप्शन सही है। अब 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 94 में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति, ये ऑप्शन गलत है। अब इस प्रकार 126 का ए ऑप्शन सही होगा। अब 127 का निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? राष्ट्रपति किसको नियुक्त नहीं करता है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो 127 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। बाकी महान्यायवादी, राज्य के राज्यपाल, महालेखा नियंत्रक, परीक्षक, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अब 128, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य करते हैं, मतलब वो कार्य क्या करते हैं? तो पहला है सरकार के विधिक सलाहकार के रूप में, दूसरा है लोक वित्त संरक्षक के रूप में, नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, उपर्युक्त सभी संरक्षक के रूप में। इसमें बी ऑप्शन जो है सही है, लोक वित्त संरक्षक के रूप में। अब 129 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल होता है, मतलब कितने वर्ष या फिर उनकी अधिकतम जो कार्यकाल की सीमा है वो क्या होती है? तो इसमें 6 वर्ष वो कार्य करते हैं और 75 वर्ष अगर उनका पूरा हो गया 6 वर्ष पूरा होने से पहले ही, तो उन्हें अपना पद त्यागना पड़ता है। अब 130 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कालांतर में वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यह परीक्षा में आ सकता है। तो इसमें AK चंद्रा जो कि महालेखा परीक्षक और वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ऑप्शन सी सही है। अब 131, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में सही कथन नहीं है, यहाँ पे नहीं लगाया है, तो आपको ध्यान देना है। तो इसमें उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये ऑप्शन सही है। उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवाओं के अयोग्य हो जाता है, यह ऑप्शन, क्योंकि उस समय तक उसकी एज उतनी हो जाती है कि वो अन्य किसी सरकारी सेवा में जा नहीं सकता है। अब उसमें जो है उसको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। तो क्या बोलते हैं कि इसमें से पूछा है कि राष्ट्रपति उसको पदच्युत नहीं कर सकते, उसको नियुक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार डी ऑप्शन है सही है। अब 32 का देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से वित्त आयोग के अध्यक्षों को उनके कालक्रम के संदर्भ में अनुलेखित कीजिए कि उनका कालक्रम किस प्रकार से था, जो कि 132 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें पहले के संथानम थे, फिर दूसरे नंबर पर के चंद्रा आए, फिर तीसरे नंबर पर C रंगाराजन आए और चौथे नंबर पर विजय केलेलकर आए। तो इसमें डी ऑप्शन केलकर आए, तो इसमें डी ऑप्शन जो कि है वो सही है। अब 133 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सही है, नहीं पूछा है, तो इसलिए ध्यान देना है। तो पहला है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन बेरी हैं, और दूसरा है वर्तमान में नीति आयोग के CEO BR सुब्रमण्यम है। तो दूसरा ऑप्शन सही है और पहला ऑप्शन गलत है, तो इस प्रकार बी ऑप्शन केवल 2 सही है। अब 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष यहाँ पे पूछ रहा है, तो अरविंद पनगढ़िया जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। अब अगला 135 नंबर क्वेश्चन, वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का सुझाव किसने दिया था? मतलब दोनों को वित्त आयोग और योजना आयोग के विलय का सुझाव किसने दिया था? तो यह है M माथुर ने। अब अगला है 136 नंबर क्वेश्चन कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, मतलब किसको अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो वो डी राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। अब भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, तो एक न्यायिक सलाहकार होता है। अब अगला है 138 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 6 अगस्त 1952 को की गई थी, तो यह सी ऑप्शन सही है।
अब 139 नंबर क्वेश्चन, मध्य मिलेट्स एवं जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं व्यापार मेला 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह बंगलौर में यह मेला लगाया जाएगा, तो इस आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही है। अब 140 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी को पहली बार जनवरी 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था? यहाँ पे प्लेयर ऑफ द ईयर नहीं, प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। तो 140 में जो कि शुभमन गिल, सभी को पता है, शुभमन गिल को चुना गया था। अब 141, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? तो भारत का बायोडाइवर्सिटी स्पॉट नहीं है, मतलब कौन इसमें से? तो इसमें जो पूर्वी घाट है वह भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। अब अगला देख लेते हैं 142 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्री राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन सही है। अब निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो इसमें 2008 ऑप्शन होगा, तो ए ऑप्शन इसका सही है। अब 144 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे भी पूछा है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है डीपी धर मॉडल, यह ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी प्रथम पंचवर्षीय योजना है रोड डोमर मॉडल थी, सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल थी, ये भी सही है। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल थी, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल नहीं थी। तो इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब 145 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? मतलब रोलिंग प्लान इसमें से कौन सी योजना ऐसी है जो कही जाती है? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसी को रोलिंग प्लान कहा जाता था। अब 146 में हिंदू वृद्धि दर का प्रतिपादक किसे माना जाता है? हिंदू वृद्धि दर जो कि इकोनॉमिक्स का एक टर्म आता है, तो उसी में जो कि भारत की विकास दर को रखते हुए कमेंट किया गया था, तो उसी को कहते हैं कि हिंदू विकास दर। तो 146 नंबर का जो प्रोफेसर राज कृष्ण थे उन्हीं के द्वारा इसका प्रतिपादक माना जाता है। अब अगला है 147 का, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ का मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है वह पूछ रहा गया है। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब 148 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस को कहा जाता है, पहला सही है। दूसरा, प्रत्येक वर्ष 27 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। इस प्रकार इसका केवल एक आंसर सही होगा, इस प्रकार पहला ए ऑप्शन सही है। अब अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को संसार के देशों के तुलनात्मक रहन सहन के निर्धारण हेतु क्रय शक्ति समता विधि पीपीपी का उपयोग कर रहा है, ये ऑप्शन गलत है। क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सही है। तो इस प्रकार दो ऑप्शन, बी ऑप्शन जो कि केवल दो लिखा गया है वह सही है। अब 150 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो 150 में जो कि पहले तो बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ किया गया था, तो ये पहले आ जाएगी। तो इस प्रकार जो जिसमें भी पहले नंबर पर 4 है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। तो 150 का बी ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और इसमें हमने प्रयास किया कि जितने भी क्वेश्चंस थे उनके सही आंसर दें। अगर आपको इस क्वेश्चन को देखने में अच्छा लगा और आपको कुछ जानकारी मिली, इससे आपको थोड़ी भी सहायता हो जाती है एग्ज़ाम में, तो हमें बहुत ही प्रसन्नता मिलेगी। इसलिए आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि पेपर का सबका एग्ज़ाम 14 तारीख को ही है और समय अब बहुत कम है। तो रिवीजन के लिए जितने भी पेपर आपको मिल जा रहे हैं हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो आप उतना तैयार कर लीजिए, बहुत है अब क्योंकि परीक्षा की डेट भी आ गई है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। अभी हम और भी पेपर सॉल्व कराएंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।